तो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का जो एक्सप्रेशन होता है वो ड्राइव करने का प्रयास करेंगे आज के लेक्चर में। तो उसके लिए एक स्टेटा हम लोग ले लिए, और स्टेटा में कैसे पता चलेगा कि अपवर्ड फ्लो हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट, जैसे एक पॉइंट और बी पॉइंट ले लिए और यहाँ पे मैनोमीटर लगाएं। तो ए पॉइंट पे जो राइज ऑफ वाटर वो ज्यादा है, बी पॉइंट पे राइज ऑफ वाटर कम हो जा रहा है, इसका मतलब हेड लॉस आ रहा है। हेड लॉस हम लोग एज्यूम कर लिए स्मॉल एच। मैं बताया था कि अपवर्ड फ्लो कंडीशन के लिए जब लोग ऊपर से नीचे की ओर आएंगे और हेड की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब यह अपवर्ड फ्लो होगा, और अगर नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं और हेड की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो अपवर्ड फ्लो होगा। तो यह हम लोग याद रखेंगे इतना। तो अगर वाटर का मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में है, इसका मतलब यह है कि वाटर की क्वांटिटी ऊपर की ओर बढ़ती जाएगी। इसका मतलब यह वाटर टेबल कहाँ पे होगा, सबसे ऊपर। वाटर टेबल कहाँ हो गया, हम लोग यहाँ ले लिए ऊपर। क्यों? क्योंकि अगर वाटर नीचे से ऊपर की ओर जाएगा तो वाटर का लेवल, इसका मतलब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो वाटर टेबल यहाँ पे आ गया। अब बी से यहाँ तक अगर हम लोग ग्राउंड लेवल ले लिए हैं, कुछ भी यहाँ पे लेवल है और उसकी डिस्टेंस हम लोग ले लिए स्मॉल एच डब्ल्यू। तो ए पॉइंट पे हम लोग निकालेंगे इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू। तो एट पॉइंट ए तो टोटल स्ट्रेस निकालेंगे। टोटल स्ट्रेस इक्वल्स टू टोटल स्ट्रेस एट पॉइंट ए। तो यह पूरा का पूरा सेचुरेट है, वाटर है, तो यहाँ पे आ जाएगा यूनिट वेट ऑफ वाटर और डिस्टेंस इस स्टेटा का। इस स्टेटा का डिस्टेंस कितना है, एच डब्ल्यू हम लोग एज्यूम किए हैं, प्लस इस स्टेटा पे आएंगे तो सॉइल क्या है, कंप्लीटली सेचुरेटेड है, तो गामा सेचुरेटेड, और डिस्टेंस क्या है इस स्टेटा की, थिकनेस क्या है, कैपिटल एच। तो यह हो जाएगा टोटल स्ट्रेस एट पॉइंट ए। अगर पोर वाटर प्रेशर निकालना है एट पॉइंट ए तो क्या निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं पोर वाटर प्रेशर हमेशा गामा डब्ल्यू के कारण होता है। तो गामा डब्ल्यू, और जो यहाँ पे डिस्टेंस हम लोग लिखते हैं वाटर टेबल से डिस्टेंस, यानी वाटर टेबल से डिस्टेंस यहाँ पे लिखेंगे। तो वाटर टेबल से डिस्टेंस देखेंगे तो कैपिटल एच एच डब्ल्यू प्लस एक्स्ट्रा यहाँ पे हेड है, तो ये भी ऐड होगा। मैं बताया था कि जब अपवर्ड फ्लो होता है तो उस केस में पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू बढ़ जाती है। तो पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू यहाँ पे कैसे बढ़ेगा, ये नॉर्मल है, स्टैटिक कंडीशन में H प्लस एच डब्ल्यू होगा, और प्लस अपवर्ड फ्लो होने के कारण जो एक्स्ट्रा हेड है जिसके कारण फ्लो हो रहा है वो भी ऐड हो जाता है। तो एक्चुअली यहां से हेड हम लोग मेजर करते हैं इस पॉइंट से, तो यहां तो जाएंगे ये प्लस ये प्लस ये। तो अब यहां से निकालेंगे इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू। तो इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल्स टू हम जानते हैं टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। तो टोटल स्ट्रेस की वैल्यू क्या है, गामा डब्ल्यू इंटू एच डब्ल्यू प्लस गामा सेचुरेटेड इंटू एच माइनस पोर वाटर प्रेशर। तो गामा डब्ल्यू ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो आएगा कैपिटल एच माइनस गामा डब्ल्यू एच डब्ल्यू माइनस गामा डब्ल्यू इंटू स्मॉल एच। स्मॉल एच याद रखेंगे क्या है, हाइड्रोलिक हेड या हेड लॉस, याद रखेंगे हेड लॉस है। तो यहां से अगर देखेंगे तो इफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट ए आएगा फाइनली देयरफॉर इफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट ए इक्वल्स टू आएगा, यहां देखेंगे तो एच डब्ल्यू गामा डब्ल्यू एच डब्ल्यू यहाँ पे प्लस में है, गामा डब्ल्यू एच डब्ल्यू माइनस में है, तो ये कैंसिल आउट। गामा सेचुरेटेड इंटू एच कैपिटल एच माइनस गामा सेचुरेटेड इंटू कैपिटल एच। तो कैपिटल एच कॉमन है दोनों में, और क्या आएगा एक्सप्रेशन, गामा सेचुरेटेड माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो इसको हम लिख सकते हैं सबमर्ज वेट ऑफ सॉइल सैंपल। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह हम लोग देखेंगे तो आ जाएगा सबमर्ज वेट ऑफ सॉइल सैंपल, सबमर्ज यूनिट वेट इनटू कैपिटल एच, और माइनस में आ जाएगा माइनस में गामा डब्ल्यू इनटू स्मॉल एच। तो एट पॉइंट ए आपका इफेक्टिव स्ट्रेस आ गया ये। अब निकालेंगे एट पॉइंट बी। एट पॉइंट बी
तो टोटल स्ट्रेस अगर बी पॉइंट पे वो निकालने जा रहे हैं अब, और फ्लो क्या हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, बी पॉइंट पे हमें निकालना है, तो टोटल स्ट्रेस, तो टोटल स्ट्रेस हम लोग जब भी निकालते हैं देखते हैं उस लेयर पे कितना वेट आ रहा है, इतने का वेट आ रहा है। अब ये पूरा स्टेटा क्या है, सेचुरेट है और वाटर पूरा पूरा भरा है, तो यहाँ पे वाटर का यूनिट वेट आ गया और डिस्टेंस क्या है, HW। पोर वाटर प्रेशर निकालेंगे एट पॉइंट बी, तो पोर वाटर प्रेशर किसके कारण होता है, ये भी वाटर कारण होता है। और डिस्टेंस फ्रॉम वाटर टेबल, तो डिस्टेंस फ्रॉम वाटर टेबल यहाँ पे इस केस में क्या है कि हेड की वैल्यू राइज नहीं हुआ, डिक्रीज हो जा, जैसे जैसे ऊपर क्यों जा रहे हैं तो हेड की वैल्यू डिक्रीज होती है, तो इसमें एच नहीं आएगा, इसमें केवल वाटर टेबल तक पोजीशन आएगा, HW ही केवल आएगा। तो इफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट बी निकाल, तो इफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट बी निकालेंगे, तो यहां से टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर और ये फाइनली 0 आ गया। तो वो देख रहा है ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जा रहा है, इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो रहा है, रिड्यूस होकर 0 हो जाए। तो हमें अगर डिफरेंस निकालना है इफेक्टिव स्ट्रेस, डिफरेंस ऑफ, या ऐसे कर सकते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस फ्रॉम ए टू बी, यानी ए पॉइंट जब वो बी पॉइंट पे जा रहा है तो इफेक्टिव स्ट्रेस पे क्या वेरिएशन आ रहा, तो वो निकालेंगे वैल्यू, क्या लिखेंगे इफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट ए माइनस इफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट बी, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ए पे आया था गामा डैश, गामा सबमर्ज इंटू कैपिटल एच माइनस गामा डब्ल्यू इंटू स्मॉल एच है हेड लॉस, माइनस 0, बी पॉइंट पे कितना है 0, तो ये आपका आ गया फाइनली जो भी स्ट्रेस की वैल्यू होगा यहाँ पे, जो भी डिफरेंस स्ट्रेस की वैल्यू होगा ये आएगा इनटू गामा डैश इंटू कैपिटल एच माइनस गामा डब्ल्यू इंटू स्मॉल एच, ये आ गया रिलेशन। अब अपवर्ड फ्लो हो रहा है तो हम लोग पढ़े थे, तो एक्सप्रेशन हमारा ये आ गया है। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं फॉर क्विक सैंड कंडीशन, फॉर क्विक सैंड कंडीशन, तो क्विक सैंड कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए, सबमर्ज यूनिट वेट ऑफ सोयल सैंपल इक्वल्स टू होना चाहिए सीपेज प्रेशर, ध्यान समझेंगे, सीपेज प्रेशर। अगर क्विक सैंड कंडीशन कराना है तो यह होना चाहिए, ये क्या है, यह है सबमर्ज यूनिट वेट, सबमर्ज वेट ऑफ सोयल सैंपल, सबमर्ज वेट ऑफ सोयल सॉलिड। गामा डैश एच क्या है, सबमर्ज वेट ऑफ सोयल सॉलिड है। अगर क्विक सैंड कंडीशन कराना है तो ये आपस में इक्वल होना चाहिए। अब हम सीपेज प्रेशर अगर फार्मूला देखें तो सीपेज प्रेशर का हम फार्मूला पढ़े थे आई इंटू गामा डब्ल्यू इंटू जेड, ये फार्मूला पढ़े थे। और जेड क्या था, जेड था थिकनेस या डेप्थ, किसका, स्टेटा का, क्या था थिकनेस या डेप्थ ऑफ सॉइल स्टेटा, या कह सकते हैं लेंथ ऑफ सॉइल स्टेटा था, डेप्थ ऑफ सॉइल स्टेटा, ये चीज था। तो अगर इसमें हम लोग इंट्रोड्यूस करें, थोड़ा सा इसको और सॉल्व करेंगे, तो यह सबमर्ज वेट है और यह क्या है, यह है आपका हाइड्रोलिक हेड या हेड लॉस, हाइड्रोलिक हेड है या हेड लॉस है। तो हम लोग पढ़े थे एक चीज, अगर हम लोग ध्यान दें यहाँ पे पढ़े थे आई इक्वल टू होता है हाइड्रोलिक हेड डिवाइड बाई लेंथ ऑफ सॉइल स्टेटा, अगर हम लोग जेड ले रहे हैं
तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं हाइड्रोलिक हेड इक्वल्स टू आई इंटू जेड लिख सकते हैं। तो यहाँ पे h की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा आई गामा डब्ल्यू इंटू जेड। अब जेड अगर ध्यान देखें हम लोग, जेड यहाँ पे क्या है, तो जेड होता है लेंथ ऑफ सॉइल स्टेटा। तो ए से हम बी तक जा रहे हैं, ए से बी तक जा रहे हैं, कितनी लंबाई हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं, ए से बी तक जा रहे हैं, कितनी लंबाई ट्रेवल कर रहे हैं, एच। तो इसका मतलब जेड की जगह क्या आ जाएगा, एच। बस इतना आपको समझना होगा। जेड क्या होता है, लेंथ ऑफ सॉइल स्टेटा या पाथ ट्रेवल्ड बाय वाटर, पाथ ट्रेवल्ड बाय वाटर। तो ए से बी तक हम लोग जो इफेक्टिव स्ट्रेस निकाले हैं, तो ए से बी तक कितना पाथ हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं, कैपिटल एच के बराबर, तो जेड की जगह कैपिटल एच कर देंगे। अब अगर क्विसेंट कंडीशन कराना है तो क्या होना चाहिए, सबमर्ज वेट ऑफ सोइल सॉलिड इक्वल होना चाहिए सीपेज प्रेशर की, सबमर्ज वेट ऑफ सोइल सॉलिड होना चाहिए, सीपेज प्रेशर की इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका मतलब यह है कि ये दोनों की वैल्यू क्या है, जीरो है, माइनस है, दोनों आपस में इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू क्विसेंट कंडीशन इफेक्टिव स्ट्रेस विल बी जीरो। इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू जीरो का कब, जब ये चीजें हो रही है आपस में इक्वल है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू जीरो। इसका मतलब ये है जो हम लोग का एक्सप्रेशन आया है, जो हम लोग ए से बी तक निकाले हैं, उस एक्सप्रेशन की वैल्यू भी क्या कर देंगे, जीरो के इक्वल। तो जैसे ही जीरो के इक्वल करेंगे, जैसे ही इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू जीरो करेंगे, तो देयरफॉर गामा डैश इंटू एच माइनस आई गामा डब्ल्यू इंटू एच इक्वल्स टू जीरो। तो जीरो करेंगे यहाँ से तो आ जाएगा आपका गामा डैश एच इक्वल्स टू आई गामा डब्ल्यू एच। तो एच से एच कैंसिल आउट। जिस हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पे इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू जीरो हो जाए, या सबमर्ज वेट ऑफ सोइल सॉलिड इक्वल्स टू सीपेज प्रेशर हो जाए, या क्विसेंट कंडीशन होता है, उस हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को हम लोग क्या बोलते हैं, उस हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो यहाँ पे आई की जगह सफिक्स में सी कर देंगे, सी फॉर क्रिटिकल। तो ये एक्सप्रेशन आ गया। तो जिस ग्रेडियंट पे क्विसेंट कंडीशन होता है, या जिस ग्रेडियंट पे आपका इफेक्टिव स्ट्रेस बिकेम रिड्यूस टू जीरो, दैट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज नोन एज क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, या पाइपिंग ग्रेडियंट, और फ्लोटिंग ग्रेडियंट, या ब्रस्टिंग ग्रेडियंट। तो ये सारे नाम हैं इसके। तो आईसी क्या है, तो यहाँ से अगर हम लोग आईसी की वैल्यू अगर देखें, तो आईसी इक्वल टू आ जाएगा सबमर्ज यूनिट वेट डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो ये एक्सप्रेशन आ जाता है, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इक्वल टू आ जाएगा सबमर्ज यूनिट वेट ऑफ सोइल टू यूनिट वेट ऑफ वाटर। ये फार्मूला आ जाएगा। इसे हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं पाइपिंग ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, पाइपिंग ग्रेडियंट। इसी को हम लोग बोलते हैं पाइपिंग ग्रेडियंट, या इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग ग्रेडियंट, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग ग्रेडियंट, या इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रस्टिंग ग्रेडियंट। तो ये सब इसी के नाम हैं। तो फाइनली हम लोग ड्राइव किए तो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इक्वल्स टू आ गया यूनिट सबमर्ज यूनिट वेट डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। अगर हम लोग फार्मूला और ब्रेक करेंगे तो सबमर्ज यूनिट वेट इक्वल्स टू पढ़े थे जी
-1 डिवाइड बाय 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू होता है फार्मूला। तो सबमर्ज यूनिट वेट इक्वल टू हम पढ़े होंगे G-1 डिवाइड बाय 1 प्लस ई होल मल्टीप्लाई बाय गामा डब्ल्यू, ये पढ़े थे। तो पहला फार्मूला तो याद रखेंगे, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इक्वल टू आता है सबमर्ज यूनिट वेट डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर, यूनिट वेट ऑफ वाटर। जैसे अगर हम लोग पढ़े थे सेचुरेटेड इक्वल टू क्या होता है, सेचुरेटेड सेचुरेटेड यूनिट वेट, तो ये फार्मूला पढ़े थे कैपिटल जी एस इंटू ई डिवाइड बाय 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। तो अगर सॉइल सेचुरेट है तो एस की वैल्यू 1, तो फार्मूला हम लोग पढ़े थे गामा सेचुरेटेड इक्वल टू जी प्लस ई डिवाइड बाय 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू होता है सेचुरेटेड का। हम लोग जानते हैं सबमर्ज यूनिट वेट इक्वल टू क्या होता है, सेचुरेटेड यूनिट वेट माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो सेचुरेटेड यूनिट वेट इक्वल टू फार्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, जी प्लस ई डिवाइड बाय 1 प्लस ई मल्टीप्लाई बाय गामा डब्ल्यू और माइनस गामा डब्ल्यू। तो यहां से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस ई कॉमन लेंगे और यहाँ पे गामा डब्ल्यू कॉमन लेंगे, तो ऊपर क्या बचेगा, यहाँ पे जी प्लस ई और यहाँ पे आ जाएगा -1 माइनस ई, तो माइनस ई से ये प्लस ई कैंसिल आउट। तो सबमर्ज यूनिट वेट का फार्मूला होता है G-1 डिवाइड बाय 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। तो ये फार्मूला इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे G-1 डिवाइड बाय 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, और गामा डब्ल्यू नीचे भी है ऊपर भी है तो ये कैंसिल आउट। तो फाइनली क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इक्वल टू होता है G-1 डिवाइड बाय 1 प्लस ई। मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला, वेरी वेरी इंपोर्टेंट फार्मूला, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इक्वल टू G-1 डिवाइड बाय 1 प्लस ई। और क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें तो पहली बात तो याद रखेंगे कि हमेशा जो फिक्स एंड कंडीशन होगा वह कोहेजन लेस सॉइल के अंदर होता है, पहली बात तो याद रखेंगे। तो फिक्स एंड कंडीशन अगर इंपॉर्टेंट हम लोग बात करें उस पॉइंट के फिक्स एंड कंडीशन के लिए, फिक्स एंड कंडीशन, तो पहला पॉइंट याद रखेंगे कि सॉइल क्या होना चाहिए, कोहेजन लेस सॉइल होना चाहिए। कोहेजन लेस सॉइल में पहला तो सैंड याद रखेंगे, सैंड में होता है। दूसरा याद रखेंगे कोर्स, कोर्स फील्ड के अंदर होगा, कोर्स फील्ड के अंदर। इसमें फिक्स एंड कंडीशन इसी दोनों सॉइल के अंदर होगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, ग्रेवेल अगर है तो ग्रेवेल या कह सकते हैं फाइन, फाइन सिल्ट और आपका एंड क्ले, एंड क्ले, इसके अंदर फिक्स एंड कंडीशन नहीं होता, ठीक है। नॉट अकर फिक्स एंड कंडीशन, फिक्स एंड कंडीशन। दूसरा पॉइंट याद रखें, अगर बहुत डीप में हम लोग समझे तो उसके लिए सीयर स्ट्रेंथ एक चैप्टर है, वहां से हम लोग समझ पाते हैं। तो सीयर स्ट्रेंथ से हम लोग पढ़े थे, वहां से पढ़ते हैं कि सीयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल इक्वल टू होता है C प्लस इफेक्टिव स्ट्रेस इंटू tan फाई। फाई क्या होता है, इंटरनल फ्रिक्शन एंगल। फाई क्या होता है, इंटरनल फ्रिक्शन एंगल।
सी होता है कोहेजन, सी होता है कोहेजन की वैल्यू, कोहेजन। तो अगर सैंड है, अगर हम लोग एग्जाम्पल इसके लिए अप्लाई करिए फार्मूला, तो सैंड के लिए सी की वैल्यू अगर इसके लिए अप्लाई करते हैं तो सैंड के लिए सी की वैल्यू 0 हो जाती है, तो सी की वैल्यू 0, ठीक है। और हम लोग पढ़ते हैं कि सन कंडीशन में जो इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू है वो भी 0 हो जाता है, तो उस केस में शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल इक्वल टू क्या होता है, फाइनली 0। तो इसलिए सैंड और कोर सील्ड के अंदर फिक्स सन कंडीशन होता है। तो इस फार्मूले से हम लोग देखते हैं कि सैंड क्या होता है, उसमें कोहेजन नहीं होता है, यानी पार्टिकल टू पार्टिकल जो स्टिकी नेचर है वो नहीं होता है। तो सैंड के लिए सी वैल्यू 0, और हम लोग जानते हैं फिक्स एंड कंडीशन के लिए इफेक्टिव स्ट्रेस वैल्यू 0 होता है। तो अगर इस डायरेक्शन से देखें हम लोग, तो उस सॉइल के लिए शियर स्ट्रेंथ की वैल्यू 0 हो जा रही है। लेकिन अगर यही चीज, यही फार्मूला, और हम लोग ये पढ़े भी थे फिक्स एंड कंडीशन के अंदर कि जब इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू 0 हो जाती है तो जो पार्टिकल की खुद की जो सेल्फ वेट है या शियर स्ट्रेंथ की वैल्यू है वो 0 हो जाती है। तो ये फार्मूला क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है कि ये जो हम लोग फिक्स एंड कंडीशन के अंदर जो चीजें पढ़े हैं वो फैक्ट है, वो सही है, वो ड्राइव कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग सेकेंड कंडीशन के लिए अप्लाई करें, सपोज करिए इसमें हम लोग क्ले लेके चलते हैं, अगर हम लोग एग्जाम्पल क्ले लेते हैं और शियर स्ट्रेंथ का फार्मूला अप्लाई करें, तो फार्मूला सी प्लस इफेक्टिव स्ट्रेस इंटू 10 फाइव, ये फार्मूला होता है। तो अगर क्ले है तो क्ले में कोहेजन की वैल्यू होती है, तो ये कभी 0 नहीं होता, पहली बात तो याद रखेंगे, क्ले के अंदर ही कोहेजन होता है। तो इसका मतलब इस फार्मूले में सी 0 नहीं होगा। अगर हम लोग ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं क्ले के लिए तो सी 0 नहीं होगा। लेकिन हम लोग पढ़े हैं कि अगर अपवर्ड फ्लो हो रहा है या फिक्स एंड कंडीशन हो रहा है, इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू 0, तो ये वाला पोर्शन 0। तो फाइनली क्ले के लिए अगर क्ले के अंदर फिक्स एंड कंडीशन हो रहा है, इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू 0 भी हो रही है, लेकिन फिर भी शियर स्ट्रेंथ की वैल्यू 0 नहीं होती है, शियर स्ट्रेंथ की वैल्यू कोहेजन की इक्वल हो जाता है। जबकि हम लोग फिक्स एंड कंडीशन में क्या पढ़े थे, अगर इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू 0 तो शियर स्ट्रेंथ उस पार्टिकल की 0 हो जाती है, यानी अपना खुद का वेट वो खो देते हैं। लेकिन अगर सोयल क्ले ले रहे हैं तो सेल्फ वेट या शियर स्ट्रेंथ की वैल्यू 0 नहीं आ रही है। इसका मतलब यह है क्ले के अंदर फिक्स एंड कंडीशन इसीलिए नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कोहेजन की वैल्यू 0 नहीं होती है, और पार्टिकल जो खुद का अपना खुद का वेट होता है, सेल्फ वेट या शियर की वैल्यू, वह 0 नहीं होने के कारण जो सोयल पार्टिकल्स होता है वो वाटर के साथ मूव नहीं करता। अगर क्ले है तो, अगर क्ले है और वहां पे फिक्स एंड कंडीशन हो रहा है तो पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। इसका मतलब अगर क्ले है तो पाइपिंग नहीं होगी, इतना याद रखें। तीसरा अगर इंपॉर्टेंट बात हम लोग इसमें करें तो फिक्स एंड कंडीशन, जो पिक सैंड है, जो पिक सैंड है, अगर हम इस वर्ड को हम लोग देखें तो ऐसा लगेगा कि यह किसी सैंड का टाइप है। तो पहली बात तो याद रखेंगे कि यह टाइप ऑफ सैंड नहीं होता है। पहली बात, टाइप ऑफ सैंड नहीं होता है। ये क्या होता है? फिर अगर टाइप ऑफ सैंड नहीं है तो है क्या? तो यह होता है आपका फ्लो कंडीशन। ये क्या है? फ्लो कंडीशन होता है, फ्लो कंडीशन, फ्लो कंडीशन। तो पिक सैंड वर्ड से यह नहीं मुंह को जज करना है कि यह टाइप्स ऑफ सैंड होता है। तो याद रखेंगे पिक सैंड कंडीशन, पिक सैंड जो है वो टाइप्स ऑफ फ्लो कंडीशन होता है, फ्लो कंडीशन होता है। चौथा अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात किया जाए तो इससे रिलेटेड, अगर आपका फाइन सिल्ट है या फाइन सैंड भी है, तो फॉर फोर्थ पॉइंट, फॉर फाइन सैंड
फाइन सैंड एंड सिल्ट, critical hydraulic gradient is equals to 1। याद रखेंगे, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो होता है इसके लिए 1 के इक्वल होता है अप्रोक्सीमेटली। क्यों क्यों 1 के इक्वल होता है? क्योंकि फाइन सैंड या सिल्ट है तो उस केस में जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड पार्टिकल है वो होता है 2.65 अप्रोक्सीमेटली। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होगा 2.65 और जो वाइड रेशियो होता है ई की वैल्यू वो होगा आपका 0.65 अप्रोक्सीमेटली होता है इस तरह के सॉइल के। तो अगर फार्मूला हम लोग आईसी की वैल्यू देखें तो आईसी की वैल्यू 2.65 माइनस 1, यानी फार्मूला क्या होता है जी माइनस 1। फार्मूला क्या होता है क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, तो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इक्वल्स टू हम पढ़े तभी जी माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस ई। तो जी की वैल्यू कितना होता है 2.65 और माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस ई की वैल्यू 0.65। तो ऊपर आएगा आपका 1.65 और नीचे भी आ रहा 1.65, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1:1, तो इसलिए 1 के इक्वल होता है। अगर किसी सॉइल में आप सोच रहे हैं कि क्विक सैंड कंडीशन ना हो, अगर किसी सॉइल में फॉर अवॉइडिंग क्विक सैंड कंडीशन फॉर एनी सॉइल, फॉर अवॉइडिंग क्विक सैंड कंडीशन फॉर एनी सॉइल, hydraulic gradient for that soil always less than critical gradient। तो अगर कोई सोइल के अंदर क्रिटिकल हाइड्रोलिक आपका क्विक सैंड कंडीशन नहीं लाना है, क्विक सैंड कंडीशन जो है वो नहीं लाना है किसी भी सोइल के लिए, फॉर एनी सोइल, फॉर एनी सोइल, ठीक है। तो जो भी उस सोइल के अंदर आपका ग्रेडियंट होगा, सॉरी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होगा, उसकी वैल्यू हमेशा क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से कम होना चाहिए, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से कम होना चाहिए। तो जैसे ये कंडीशन कहीं पे आएगा और वहां पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर निकालने के लिए बोल रहा है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल्स टू क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट डिवाइड बाय हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमेशा याद रखेंगे, जो मैक्सिमम वैल्यू ऊपर लेंगे और जो मिनिमम वैल्यू है वो नीचे लेंगे। बंद कर दीजिए।